हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, जैसा कि क्लास 12th आर्ट्स के लिए हम लोग रिवीजन PYQ कर रहे हैं और वो भी इकोनॉमिक्स चल रहा है। हिस्ट्री पॉलिटी का कम से कम 600 क्वेश्चन यूट्यूब पे अपलोड किया गया है। सारे बच्चे इसको बार बार देखिए ताकि वो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाए। और ये इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर का 63 क्वेश्चन था जो कि मैंने अपलोड कर दिया है। चलिए एक एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्रक द्वारा किए गए व्यय को क्या कहते हैं। परिवार क्षेत्रक द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं, तो उपभोग व्यय। कहने का मतलब है बच्चों, जब हम किसी सामान को खरीद के उपयोग करते हैं अर्थात हम उपभोग करते हैं, तो वे सारे लोग के क्षेत्रक, परिवार क्षेत्रक के लोग, हम लोग सभी वही काम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्र में पूरी अर्थव्यवस्था की सुख समृद्धि के लिए संसाधनों का विनिधान होता है, तो ये हो जाएगा केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में। किसमें हो जाएगा, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र किसका उत्पादन करती है, तो दोनों, वस्तुओं की, सेवाओं की। कहने का मतलब बच्चे, जब फैक्ट्री में वस्तुओं का उत्पादन होगा तो वह कहाँ बिकेगा ना, तो बिकेगा तो सेवा क्षेत्र में। तो सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में, और सेवा क्षेत्र में दुकान हो गया और भी सारा चीज़ है जो कि जहाँ उपयोग होगा, चाहे वह दवा का फैक्ट्री हो तो मेडिकल में बिकेगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि खुली अर्थव्यवस्था का संतुलन क्या है, तो y बराबर C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन बड़ा है, खुली अर्थव्यवस्था का गुणक अथवा बंद अर्थव्यवस्था का गुणक है, तो इसमें बंद अर्थव्यवस्था का गुणक है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किस चर को एक समयावधि के लिए परिभाषित किया जाता है, तो इनमें सभी, आय के लिए, उपभोग के लिए, निवेश के लिए। अब कोई भी फैक्ट्री में अगर आपका होगा तो आपका इनकम होगा, आप पहले उसमें कुछ पूंजी लगाइएगा जिसको निवेश कहते हैं, और उसके बाद बाकी जो सारे लोग हैं वे सारे लोग उनका उपभोग करेंगे, उस सामान का उपयोग करेंगे। चलिए सीमित संसाधन का विनिधान क्या है, तो इसका है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीकृत समस्या। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन पीछे भी था, देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन और ये 7 नंबर क्वेश्चन। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन रिपीट होता है, इसीलिए आप ध्यान से सुनिए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो बचत की मात्रा में क्या परिवर्तन होगा, तो बढ़ेगी। क्या होगा, बढ़ेगी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 हो तो गुणक का मान क्या होगा, गुणक का मान असीम होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा अंधिमान वक्र को क्या कहते हैं, तो स्पर्श करती है। क्या करती है, स्पर्श करती है। बजट, बजट पूछेगा आपको, अर्थ क्या होता है बजट का, तो बताना है चमड़े का थैला। क्या बताना है, चमड़े का थैला। बजट शब्द किस आर्टिकल में है, तो 112 में, 112 में बजट शब्द का उल्लेख है। चलिए, उपभोग फलन C बराबर C पर रेकरिंग प्लस CY में C क्या है, तो C है डेल्टा C बटा डेल्टा वाई, डेल्टा C बटा डेल्टा वाई। वर्ष 2020 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने में किस वर्ष के मूल्य का तुलना की जाती है, तो B आधार वर्ष। आधार वर्ष मतलब कब शुरू हुआ था उसको आधार मान के। अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता संबंधी निर्णय किस क्षेत्र द्वारा लिए जाते हैं, तो ये हो जाएगा परिवार। सही तो बात है, जब आप सामान खरीदने जाइएगा तो आप कितना लीजिएगा, तो वे निर्णय तो यूज करने वाला लोग, उपयोग करने वाले लोग, तो वही बोला अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता संबंधी किसी क्षेत्र द्वारा लिए जाते हैं, तो पारिवारिक क्षेत्र द्वारा, तो उसी का परिवार में ही तो सामान जाएगा ना। 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 2023 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया जा रहा है जिनमें मूल्यों की तुलना 2010 की कीमतों में की जाएगी, तो 2023 में 2010 क्रमशः क्या है, तो सी चालू वर्ष और आधार वर्ष। चालू वर्ष और आधार वर्ष। निम्न में कौन भौतिक पूंजी स्टॉक नहीं है, तो फल भौतिक पूंजी स्टॉक नहीं है, जबकि मशीन है और भवन है,
सड़क है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि y बराबर c प्लस आई प्लस जी प्लस सी ब्रैकेट y माइनस आई में कौन कौन सा स्वायत्त पद है? तो इनमें सभी c है, i है, g है, अर्थात इनमें सभी। परिसंपत्तियों जैसे मुद्रण, स्टॉक, बंधपत्र आदि का क्रय विक्रय का विवरण किस खाते में होता है? तो ये पूंजी खाते में होता है। क्रय विक्रय का पूंजी खाते में होता है। राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है आय में वृद्धि। राजकोषीय नीति का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आय में वृद्धि। सरकारी व्यय गुणक क्या है? तो डेल्टा वाई बटा डेल्टा जी बराबर 1/1 माइनस सी। ये हो जाएगा आपका सरकारी व्यय गुणक। संतुलित बजट गुणक का मान क्या होता है? तो 1 होता है। संतुलित बजट का 1 होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसने अगली पीढ़ी पर बोझ पड़ेगा? निम्न में से किससे अगली पीढ़ी पर बोझ पड़ेगा? तो ऋण से। यदि ज़्यादा कर्ज लिया जाए और फैक्ट्री में उत्पादन किया जाए तो अगली पीढ़ी पर बोझ पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सामान का उत्पादन कम होगा तो महंगाई बढ़ेगा, तो वो बोझ के बराबर हो जाएगा। बजट रेखा के समीकरण P1x1 प्लस P2x2 बराबर M में P1 P2 क्या है? तो P1 P2 वस्तु 1 और वस्तु 2 का क्या है? मूल्य है। मांग वक्र की ढाल क्या होती है? इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मांग वक्र की ढाल क्या है? तो ऋणात्मक हो जाता है। सामान्य वस्तु की मांग आय में वृद्धि के साथ क्या होती है? तो बढ़ेगी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि यदि वस्तु की मांग वक्र ऊर्ध्वाधर है तो मांग की लोच क्या होगी? तो ई डेल्टा ई डी ई हो जाएगा आपका ई डी बराबर 0। अगला, एक रैखिक मांग वक्र किस बिंदु पर एक्स अक्ष को काटता है वहाँ मांग की लोच का मान क्या हो जाता है? तो ई डी बराबर 0। मांग वक्र का समीकरण P इंटू क्यू बराबर ई, जहाँ P मूल्य है, Q मात्रा है और E स्थिर है, कांस्टेंट है, तो इस मांग का क्या आकार होगा? तो आयताकार अतिपरवलय होगा। 28 नंबर है कि वस्तु की मांग पूर्ति से उसके मूल्य का निर्धारण किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो इनमें से दोनों, अर्थात सकारात्मक अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगला है प्रभावी मांग सिद्धांत में 45 डिग्री रेखा क्या दर्शाती है? तो इनमें सभी, अर्थात y बराबर AD बाजार संतुलन रेखा, AD बराबर AS। मूल्य निर्धारण एवं उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? तो ये हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। वर्ष 1929 से 1933 के बीच हर एनवा अमेरिकावासी कितने बेरोजगार थे? तो वे थे चौथे। क्या थे? चौथे। दो आगतों के संयोग का वह सेट जो समान निर्गत स्तर का उत्पादन करते हैं वे कहलाते हैं समोत्पाद वक्र। क्या कहलाता है? समोत्पाद वक्र। निम्न में से किस आगत की मात्रा को दीर्घकालीन में परिवर्तित किया जा सकता है? तो वह है इनमें सभी, अर्थात श्रम, कच्चा माल और मशीन। यानी कि आपको फैक्ट्री लगाने के लिए, वो भी लंबे समय के लिए, आपको कच्चा माल चाहिए, रोजगार करने के लिए व्यक्ति चाहिए और मशीन अर्थात यंत्र चाहिए। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC 0.2 हो तो सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होगी? तो 0.8 होगी। निवेश गुणक क्या होगा यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS 0.2 हो? तो हो जाएगा 5 इसका आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि आवश्यक वस्तुओं को मांग की लोच होती है तो शून्य हो जाती है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? तो ये आपका 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की होती है। चलिए इसका आंसर बच्चे बी और सी, 7 या 7 3 दोनों। हमको कुछ ही क्वेश्चन में डाउट बुझा रहा, आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए हमको 37 नंबर का कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो वस्तु की मतलब आवश्यक वस्तु की मांग की लोच शून्य होती है, ये कथन सत्य है। उदासीनता वक्र की ढाल क्या होती है?
तो इसका हो जाएगा आपका ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। मांग वक्र की ढाल सामान्यतः होती है, तो ये हो जाएगा आपका बाएं से दाएं नीचे की ओर। ये बढ़िया क्वेश्चन है। 39-40 41 नंबर क्वेश्चन है कि मांग का संकुचन तब होता है जब कीमतें बढ़ती है और मांग घटती है, अर्थात महंगाई बढ़ना और मांग घटना। सही बात है बच्चों, जब महंगाई बढ़ जाएगा तो लोग सामान खरीदना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास उतना इनकम है नहीं कि वो उतना पैसा लगा के सामान खरीदे। तो एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग का संगठन है, तो ये हो जाएगा आपका उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात। 43 नंबर, वैसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे से बदले में प्रयोग किया जाता है तो उसको कहा जाता है स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं कहा जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है ये। प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करता है तो इनमें से दोनों, अर्थात समग्र मांग पर और समग्र पूर्ति पर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि आयताकार अति परवलय मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर मांग की लोच ईडी होती है तो इकाई के बराबर, ईडी बराबर 1। मांग की लोच का आशय क्या है? तो इसका हो जाएगा डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी बराबर पी बटा क्यू। गुणांक का कौन सा सूत्र सही है? तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा गुणांक बराबर 1/1 माइनस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि गुणक को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा के बराबर डेल्टा वाई बटा डेल्टा एल। रिपीटेड क्वेश्चन। एमपीसी बराबर एमपीएस, ये क्या है? तो इसका बराबर वैल्यू 1 होता है। यदि उपभोक्ता को आय में वृद्धि होती है तो बजट से बड़ा हो जाएगा। अगर आय में वृद्धि होगा तो बजट क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। अगला है, एक युक्तिशील उपभोक्ता कैसे बंडल का चुनाव करता है? तो ये हो जाएगा ए और सी, अर्थात सबसे अच्छा और आपका सर्वाधिक अधिमान वाला। 52 नंबर क्वेश्चन है कि मांग वक्र में किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग कलन है, तो ये हो जाएगा डी, इनमें सभी, अपने मूल्य का, अन्य वस्तुओं के मूल्य का, मौसम का। 53 नंबर क्वेश्चन है कि यदि मांग वक्र डीपी बराबर ए माइनस पीबी हो तो शून्य मूल्य पर वस्तु में मांग की मात्रा क्या होगी? तो ए होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग की मात्रा आय की दिशा में गति करती है वह कहलाती है? तो सामान्य वस्तुएं, यानी आय की तरफ जो गति करेगी तो सामान्य वस्तुएं। स्टेरिस सेटेरिस पॉरीबस का अर्थ क्या है? तो यह है यदि अन्य बातें समान रहे। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी को कैसे प्रभावित किया जाता है? तो एमपीसी बराबर डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। 57 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी बराबर 0.7 हो तो सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस क्या होगा? तो 0.3 हो जाएगा। यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस 0.1 हो तो निवेश गुणक क्या होगा? तो 10 हो जाएगा। निम्न में कौन सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में आता है? तो ये आ जाएगा इनमें सभी। ये क्वेश्चन बढ़िया है। सड़कें सार्वजनिक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सार्वजनिक है, सरकारी प्रशासन सार्वजनिक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि उपभोग समीकरण सी बराबर सी प्रेरिंग प्लस सी वाई में सी से क्या अभिप्राय है, यानी विषय में क्या सही है? तो डी नंबर सही है कि इनमें सभी, अर्थात सी बड़ा है 0 से, सी न्यूनतम उपभोग का स्तर है, मॉडल में दिया हुआ स्थिर मान है, इसलिए इसका आंसर इनमें सभी। थैंक यू बच्चे, सारे मन से पढ़िए इसी तरह।